आज के अभ्यास में हम सभी लोग थोड़ा सा वार्म अप और मेडिटेशन के साथ किडनी की समस्याओं से होने वाली तकलीफों का और उनके उपचार का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए एक बार दीर्घ स्वर में ओम का उच्चारण करके आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। ओम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी को प्रणाम है, आप सभी का अभिनंदन है। धीरे से पैर के पंजों पर जॉगिंग करेंगे। बहुत थोड़ा सा, बस 1-2 मिनट का आज का जॉगिंग का अभ्यास और थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास। आज के मेडिटेशन में हम लोग साक्षी ध्यान का अभ्यास करेंगे। साक्षी ध्यान योग की बहुत अद्भुत प्रक्रिया है, मेडिटेशन की बहुत अद्भुत प्रक्रिया है। तो सबसे पहले पैर के पंजों पर थोड़ा सा वार्म अप का अभ्यास करेंगे। बहुत आराम से, धीरे धीरे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और। बहुत अच्छा। और अब आइए थोड़ा सा जंप करके पैर के पंजों को फैलाएंगे और जंप करके वापस लाएंगे। फिर से आराम से। जिनके घुटनों में तकलीफ है वो धीरे धीरे करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। एक पैर आगे बढ़ाएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटनों को जमीन पे रखेंगे, वापस आ जाएंगे। दूसरा पैर आगे, फिर से, फिर से, फिर से। सांस छोड़ते हुए धीरे से बैठना है, घुटनों को जमीन पे रखना है, फिर वापस आ जाना है। बहुत अच्छा। और अब एक और अभ्यास करेंगे वार्म अप का। धीरे से उकड़ू बैठ जाएं, बहुत आराम से। सांस खींचते हुए एक पैर ऊपर ले, पीछे ले जाएंगे और सिर को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए वापस लाएंगे। दूसरे पैर को छोड़ते हुए वापस। फिर से, फिर से,
फिर से वार्म अप किए। विशेष प्रक्रिया है जो संधि संचालन से संबंधित है, जो अश्व संचालन से संबंधित है। इसका प्रभाव कूल्हे के जोड़ पर, थाई पर, पेड़ू के अंगों पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोनों पैरों को थोड़ी और गति से करेंगे एक साथ। आप सभी से निवेदन है, जितना आराम से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। धीरे से। बहुत अच्छा। इसकी एक और आवृत्ति करते हैं। पहले दोनों, एक पैर पीछे ले जाएंगे, फिर दूसरा पैर पीछे, और शरीर को सीधा रोक करके केवल 2-2 बार। धीरे से वापस। बहुत अच्छा। आराम से खड़े हो जाएं। पैरों में गैप कर लेंगे। वार्म अप का एक अभ्यास जो वार्म अप के साथ साथ संधि संचालन भी कर देता है, यानी सारे जोड़ों को खोल भी देता है। हाथ सीधा सामने, सांस छोड़ते हुए। ध्यान दें, इस तरीके से लड़खड़ाने ना पाए, जिससे आराम से। एक चीज और ध्यान दें, जब टर्न लेंगे तो पीछे पैर की एड़ी उठ जाएगी। एक पैर की एड़ी, जिधर घूमेंगे उसके दूसरी साइड के पैर की एड़ी उठ जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पैरों को थोड़ा और गैप दे लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए एक तरफ झुकना, खींचते हुए सीधे हो जाना। फिर से छोड़ते हुए दूसरी तरफ, खींचते हुए सीधे। फिर से। बहुत अच्छा। आराम से अपने स्थान पर बैठ जाएं और अब ध्यान की तैयारी के लिए बहुत थोड़ा सा भस्त्रिका और कपालभाति का अभ्यास करेंगे। रीढ़ कमर सीधी, दृष्टि सामने। पैरों को आप अपनी सुविधा अनुसार रखें, बस रीढ़ सीधी रखें, कमर को बिल्कुल सीधा रखें। भस्त्रिका प्राणायाम। अंगूठा और तर्जनी को मिला के रखें बिल्कुल टिप पे, ज्ञान मुद्रा में, क्योंकि ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम के लिए एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कंसंट्रेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए आज के अभ्यास में अंगूठे और तर्जनी को टिप से मिलाकर रखें। दृष्टि सीधी। बहुत अच्छा। अब 10 टाइम्स और करेंगे, और कंधों को ऊपर उठाते हुए, ध्यान दीजिएगा, सांस भरने के साथ साथ कंधों को ऊपर उठाएंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर से 10 बार और करेंगे, और इस बार कंधों के साथ साथ थोड़ा फेफड़े को और फुलाते हुए और थोड़ा सा लंबी गहरी सांस खींचते हुए। 2, गहरी सांस, सीने को और ऊपर फुलाएंगे और तानेंगे और जोर से फेंकेंगे, यानी सांस खींचने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगाना है। 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। बहुत अच्छा। 10 बार और करेंगे और इस बार सांस खींचने के साथ साथ दोनों हाथ भी ऊपर उठाएंगे, गहरी सांस खींचते हुए। विनम्र प्रार्थना है, कमर बिल्कुल सीधी रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छा। और अब आखिर में 10 बार और करेंगे और इस बार बहुत जल्दी जल्दी हाथ ऊपर उठा करके सांस फेंकेंगे, बहुत फास्टली, केवल 10 बार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए अब कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कपालभाति का अभ्यास केवल 30 बार, 30 टाइम्स। बहुत आराम से, पेट अंदर, श्वास बाहर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर से 30 बार करेंगे, लेकिन थोड़ी ज्यादा ताकत लगाते हुए। ज्यादा जल्दी नहीं करना है, ज्यादा ताकत लगाते हुए। सांस खींचना नहीं है, छोड़ने पर ही पूरी ताकत लगानी है, पूरी शक्ति से। कमर सीधी। बहुत अच्छा। 30 बार और करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत अच्छा। अभी 3 आवृत्तियां और करनी है। सांस हम लोग 3 तरीके से खींचते हैं। पहली सांस भरते हैं जब सांस पूरी फेफड़ों में आती है। दूसरी सांस भरते हैं जब सांस पूरी आमाशय पर हृदय चक्र तक, सूर्य चक्र तक आती है। और तीसरी भरते हैं जो बिल्कुल मूलाधार तक, मलमूत्र तक पहुंचती है। तो पहली सांस भरेंगे, केवल सीना फुलाएंगे फेफड़ों में और जोर से सांस फेंकेंगे, केवल 5 बार। हाथ ऐसे कर सकते हैं, यहीं तक सांस रोकेंगे। हाथ और नीचे नाभि के सीध में रखेंगे। फिर से सांस भरेंगे, श्वास को नाभि के थोड़ा सा ऊपर आमाशय तक ले आएंगे और जोर से सांस को फेंकेंगे। पूरी शक्ति से। ध्यान, अब हाथ को कमर पे रखेंगे, पूरी सांस भरेंगे और पूरी सांस को पेट फुलाते हुए, नाभि फुलाते हुए पेड़ों तक ले आएंगे और फिर जोर से सांस को फेंकेंगे, गहरी सांस भरते हुए। गहरी सांस भरते हुए। एक बार और। बहुत अच्छा। धीरे से आराम से लेट जाएं, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर रिलैक्स।
विश्राम की स्थिति। हल्के से आंखों को बंद कर लेंगे। दोनों पैर एक तरफ ढीला छोड़ देंगे। अगर आपने पूरी शक्ति से, पूरी ऊर्जा से किया होगा तो आपके पूरी शरीर में वाइब्रेशंस फील हो रहे हो। आपको प्राण का प्रवाह भौतिक रूप से शरीर में महसूस हो रहा होगा। तो धीरे धीरे गहरी सांस खींचेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे और प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। संपूर्ण शरीर में ऊर्जा और शक्ति का संचार हो रहा है। शरीर का प्रत्येक कोश शुद्ध प्राणवायु से अभिसिंचित हो रहा है। शरीर के संपूर्ण कोश शक्तिपात से दीक्षित हुए हैं। धीरे धीरे गहरी सांस और श्वास के प्रभाव को महसूस करेंगे। दोनों हाथ ढीला, दोनों पैर रिलैक्स, शिथिल, आंखें हल्के से बंद, चेहरा एक तरफ ढीला रिलैक्स, पूरा शरीर निष्क्रिय, पूरा शरीर विश्राम की स्थिति में, पूरा शरीर रिलैक्स की स्थिति में, पूरा शरीर पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में। धीरे धीरे गहरी सांस खींचेंगे, धीरे धीरे गहरी सांस छोड़ेंगे। आज का अभ्यास साक्षी ध्यान का, साक्षी ध्यान के प्रभाव से मन, ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क, शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सभी के सभी स्वस्थ हो जाते हैं, सभी के सभी सक्रिय हो जाते हैं। हम सभी साक्षी ध्यान के लिए तैयार हैं। साक्षी ध्यान के पहले चरण में मन को शांत, स्वच्छ और अंतर्मुखी करने का प्रयास किया जाता है। आज का साक्षी ध्यान हम लोग पूरी तरह से सीधा लेट करके कर रहे हैं। साक्षी ध्यान का अभ्यास बैठ करके भी किया जा सकता है। रीढ़ को पूरी तरह सीधा रखें, गर्दन को भी सीधी कर लें, दोनों पैरों को आपस में मिला लें, दोनों हाथों को बगल में मिला लें। बैठ करके साक्षी ध्यान का अभ्यास करने में कभी कभी शरीर की पोस्चर में गड़बड़ी आ जाती है, शरीर का पोस्चर हमारा चेंज हो जाता है। और आज हम लोगों का प्रारंभिक अभ्यास है, इसलिए आज का अभ्यास हम लोग सीधा लेट के कर रहे हैं। गहरी सांस खींचें, धीरे धीरे दोनों पैर आपस में मिला हुआ, लंबी गहरी सांस खींचें। और लंबी सांस खींचें, और लंबी सांस खींचें। थोड़ा और लंबी सांस खींचें। साक्षी ध्यान के अभ्यास के कई चरण हैं। आज हम लोग प्रारंभिक स्थिति का अभ्यास करेंगे। धीरे से दोनों पैरों को शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें।
लंबी सांस खींचें। दोनों हाथों को शिथिल छोड़ दें। गर्दन सीधी रखेंगे। गर्दन को ढीला नहीं छोड़ेंगे। गर्दन को शिथिल नहीं छोड़ेंगे। गर्दन सीधी रखेंगे। गहरी सांस खींचें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और अब गर्दन भी ढीली छोड़ दें। गर्दन भी एक तरफ ढीली छोड़ दें। विचार करें। साक्षी ध्यान के अभ्यास में शरीर और मन की विभिन्न स्थितियों को धारण करेंगे, परंतु सोएंगे नहीं। जागृत अवस्था में, चेतना की अवस्था में करेंगे, ऐसा मन में संकल्प लें। और इसी संकल्प के साथ मन को स्वतंत्र छोड़ दें। मन को स्वतंत्र छोड़ दें। जो भी मन में विचार आए उसे आने दें। मन में जो भी दृश्य आए उसे देखने दें। मन जहां जाए उसे जाने दें। यदि किसी दृश्य, किसी रूप, किसी मंत्र, किसी चिंतन में, किसी स्थिति में, किसी आकर्षण में, किसी आनंद में ठहर रहा है तो वहां ठहरने दें। वहां से हट रहा है तो हटने दें। मन को कोई निर्देश ना दें। अपने विचार को, अपने चिंतन को, अपनी कल्पना को कोई आंतरिक निर्देश ना दें। स्वाभाविक रूप से मन को स्वतंत्र यात्रा करने दें। स्वाभाविक रूप से मन को स्वतंत्र रूप से चलने दें। मन जो भी सोच रहा है उसे सोचने दें। मन में जो भी भाव आ रहा है उसे आने दें। मन पर कोई नियंत्रण ना रखें। किसी क्रिया या किसी प्रतिक्रिया पर कोई नियंत्रण ना रखें। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, अकर्ता भाव से अपने विचारों को, मन के विचारों को केवल देखते रहें। फिर से ध्यान दें। विचार अच्छे हों, बुरे हों, भविष्य के हों, भूत के हों, आध्यात्मिक हों, भौतिक हों, किसी भी तरह का विचार हो, केवल साक्षी भाव से, केवल साक्षी भाव से देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। जैसे आप एक गवाह हैं उन विचारों के। आपने कोई निर्णय नहीं लिया है। आपने कोई चेष्टा नहीं की है। जो स्वाभाविक विचार आ रहा है बस उसे आने दें। स्वाभाविक विचार आने दें। अंदर के विचार आने दें। एक निवेदन है, अगर बाहर से कोई ध्वनि आ रही है, बाहर से कोई आवाज आ रही है, बाहर से कोई अनुभूति आ रही है भौतिक जगत से, तो उस पर ध्यान ना दें। उसको बाधा भी ना माने, उसको अवरोध भी ना माने। अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा है, परंतु हो रही तो होने दें। आप अपने अंदर ही देखें, अपने मन के विचारों को ही देखें। कोशिश करें कि बाहर की जगत से विचार आप में ना आए। अंदर मन के विचारों पर ही ध्यान दें। मन के विचारों पर ही ध्यान दें। और ध्यान ऐसा न दें कि कोई खुशी हो। ध्यान ऐसा न दें कि कोई संतुष्टि हो। ध्यान ऐसा भी न दें कि कोई अपराध बोध हो। मन में कोई गलत विचार आए तो ये न सोचें कि यह कोई हमसे अपराध हुआ।
ये आप नहीं कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है। मन हजारों लाखों वर्षों की प्रेरणा से, प्रारब्ध से, पूर्वाग्रह से, संस्कारों से प्रेरित है। उसमें तरह तरह के विचार स्वाभाविक आते हैं और उन विचारों को निकालना ही उनसे मुक्ति का मार्ग है। इसलिए मन को स्वाभाविक रूप से जो चाहे उसे सोचने दें, जो आकर्षण हो उसमें, जो विकर्षण हो, जो द्वेष हो, स्वाभाविक रूप से चलने दें। कोई नियंत्रण नहीं। दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से मानो आप गवाही दे रहे हैं, लेकिन ये आपका नहीं, आपके मन का, आपकी परिस्थितियों का, आपके पूर्वाग्रह का विचार है। उस पर कोई नियंत्रण नहीं। बस सोचते रहें, देखते रहें, दृष्टा भाव से देखते रहें। कुछ समय तक मन में तमाम आकर्षक विचार आते हैं, प्राकृतिक विचार आते हैं, विभिन्न विषयों से जुड़े हुए विचार आते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक आते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार आते हैं, और उसके बाद ये विचार समाप्त होने लगते हैं। फिर फिर हमारा मन मूल की तरफ लौटता है, स्वयं की तरफ लौटता है। फिर हमारा मन अपने आप की तरफ लौटता है, आत्मदर्शन की तरफ लौटता है। ये स्वाभाविक है, इसके लिए चेष्टा नहीं करनी है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है, इसके लिए कोई तप नहीं करना है। केवल साक्षी भाव से देखते रहें। वो समय 2 मिनट हो सकता है, वो समय 2 घंटे हो सकता है, वो समय 2 महीने का अभ्यास हो सकता है। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बस स्वाभाविक रूप से देखते रहें। आज सूक्ष्म अभ्यास करेंगे हम लोग, धीरे धीरे आगे चरणों की तरफ भी बढ़ेंगे। सामान्य रूप से मन को देखते रहें, अंतर मन से। हल्की सी आंखें बंद, दोनों हाथ पैर शिथिल हैं, रिलैक्स हैं, केवल गर्दन सीधी है। मन हमारा पूरी तरह शांत हो गया है, स्वच्छ हो गया है। अंदर से मन में जोर देने वाले, मन में भरने वाले, बार बार उल्लास मारने वाले, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न कार्यों में बीच बीच में व्यवधान डालने वाले विचार आ चुके हैं। वो स्वयं में मन से निकलकर बाहर हो चुके हैं, और अब मन थोड़ा सा एकाग्र हो रहा है। धीरे से मन को श्वास के प्रति जागरूक करें। धीरे धीरे हमारी श्वास चल रही है। मन में विचार करें कि हमारी श्वास किस तरह गति कर रही है। मन को श्वास पर एकाग्र करें। आती जाती श्वास को मन से देखें। आती जाती श्वास को मन की दृष्टि से देखते रहें। उसमें कोई नियंत्रण नहीं, उस पर कोई विचार नहीं, उस पर कोई भाव नहीं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। आती जाती श्वास को धीरे से मन से देखते रहें, केवल मन से देखते रहें। जैसे बहते हुए पानी में कागज की नाव हम लोग बचपन में छोड़ देते, तो कागज की नाव पानी की धारा के साथ धीरे धीरे बहती रहती। वैसे ही मन को श्वास के साथ जोड़ छोड़ दें। मन श्वास के साथ धीरे धीरे अपने आप चल रहा है। या अब भी फिर जो विचार आ रहे हों उन्हें आने दें। इन विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं, इन विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं। साक्षी भाव से
इन्हें देखते रहें, जैसे ये आपके नहीं, आपके मन के विचार हैं। धीरे से मन को नाभि पर एकाग्र करें। श्वास के साथ नाभि धीरे-धीरे ऊपर-नीचे हो रही है। पूरी एकाग्रता नाभि पर। श्वास के साथ नाभि ऊपर हो रही तो मन को ऊपर होता हुआ महसूस करें। श्वास के साथ नाभि नीचे जा रही तो मन को नीचे जाता हुआ महसूस करें, फील करें। पूरी एकाग्रता नाभि पर, पूरी एकाग्रता नाभि पर। और कभी-कभी नाभि पर ध्यान एकाग्र करते हैं तो हृदय का, नाभि का स्पंदन फील होता है। हल्की-हल्की धड़कन सी महसूस होती है। उसको भी, उस स्पंदन को भी नाभि पर महसूस करें, नाभि के आसपास महसूस करें। आवश्यक नहीं है, पर अक्सर होता है। अगर ऐसा हो पा रहा है तो बहुत अच्छा है। महसूस करें, फील करें। पूरी एकाग्रता नाभि के स्पंदन पर, पूरी एकाग्रता नाभि के स्पंदन पर। पूरी कोशिश करें, पूरा प्रयास करें कि आपकी चेतना के बिना नाभि का एक भी स्पंदन, नाभि की एक भी गति ना होने पाए। नाभि का हर श्वास के साथ गतिमान होना आपकी पूरी चेतना की एकाग्रता के साथ साथ ही हो। पूरी गहरी एकाग्रता के साथ नाभि के स्पंदन को महसूस करते रहें। पूरी एकाग्रता के साथ नाभि की गति को महसूस करें। पूरी एकाग्रता के साथ। आपकी यह एकाग्रता आपके चित्त को, आपकी कुशाग्रता को, आपकी मनो क्षमता को, आपकी विश्लेषण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ा देगी। और जो चीज हमें कभी नहीं दिखती, जो चीज हमें कभी नहीं दिखती, हमें किसी मायावी का छल नहीं दिखता, हमें किसी विपरीत परिस्थिति में संघर्ष के बाद का सफलता नहीं दिखती, हमें सबसे ज्यादा अपने दोष नहीं दिखते, हमें स्वयं में केवल गुण, केवल अच्छाई, केवल साकार, केवल धर्म और न्याय ही दिखता है। इस एकाग्रता का अद्भुत परिणाम है कि हमें ये सारी चीजें दिखने लगती हैं। अर्थात दृष्टि नहीं, मन के वैचारिक दृष्टि से जो चीजें दिखनी चाहिए, वह क्षमता हमें प्राप्त होती है। हमें संघर्ष के बाद की सफलता दिखने लगती है। हमें पाखंडी के मन का छल दिखने लगता है। हमें अपने दोष दिखने लगते हैं, अपनी कमियां दिखने लगती हैं। जब तक हमें कुछ दिखेगा नहीं, हम उसको बढ़ाएंगे कैसे? जब तक हमें कुछ दिखेगा नहीं, हम उसे घटाएंगे कैसे? अगर हम अपने गुण बढ़ाना चाहते हैं तो गुण दिखने चाहिए। अगर हम अपने दोष घटाना चाहते हैं तो दोष दिखने चाहिए। यह दर्शन, नाभि दर्शन की क्रिया हमारे एनालिसिस पावर को बहुत तीव्रता से कुछ ही दिनों में बढ़ा देती है। पूरी एकाग्रता नाभि के साथ, नाभि के प्रभाव को महसूस करते हुए, नाभि दर्शन को महसूस करते हुए पूरी चेतना को नाभि पर एकाग्र करेंगे।
धीरे से दोनों आंखों के बीच में ध्यान एकाग्र करें। दोनों आंखों के बीच में ध्यान एकाग्र करें। पूरी एकाग्रता दोनों आंखों के बीच में दर्शन केंद्र पर, आज्ञा केंद्र पर, आज्ञा चक्र पर, भ्रिकुटी पर, जिसे भ्रूमध्य भी कहते हैं। इसे ही महाकाल का त्रिनेत्र कहते हैं। महाकाल का त्रिनेत्र। पूरी एकाग्रता दोनों आंखों के बीच में। स्वयं को शरीर न माने। विचार करें, आप चेतन हैं। आप आनंद केंद्र के अंश हैं। आप मिट्टी नहीं हैं। आप ऊर्जा हैं। आप तत्व नहीं हैं। आप तत्व के नियंता हैं। आप में सर्वशक्तिमान ने अपनी ही शक्ति देकर आपको अपने ही रूप में बनाया है। आपके जीवन का उद्देश्य है। आपका जीवन किसी निश्चित उद्देश्य के लिए है। साक्षी ध्यान के अगले चरणों में ध्यान की आगे की गहराइयों में उतर के हम जीवन के स्वयं के उद्देश्यों को भी जानने का प्रयास करेंगे। परंतु आज का चरण केवल निज विकारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। मानसिक विकारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। दोनों आंखों के मध्य श्वेत वर्ण का अनुभव करें। प्रभु की आभा से, श्री गुरु की आभा से, आचार्य श्री की आभा से श्वेत वर्ण हमारी दोनों आंखों के मध्य पड़ रहा है। प्रभु की आभा से श्वेत वर्ण निकलकर हमारे दोनों आंखों के मध्य उसकी किरणें पड़ रही हैं और वह किरणें बहते हुए पानी की भांति हमारे पूरे शरीर को अभिसिंचित कर रही हैं। केवल कुछ क्षणों का अभ्यास, केवल कुछ क्षणों का अभ्यास। सभी ध्यान दें। साक्षी ध्यान की समाप्ति के बाद आपके मन में कोई विचार आए, आपके मन में कोई निर्देश आए, आपके मन में कोई सेल्फ सजेशन आए, स्वास्थ्य के प्रति, व्यापार के प्रति, पारिवारिक दायित्वों के प्रति, तो उसे आप नोट कर लें। हो सकता है ये आपके अंतर मन की, अंतरात्मा की आवाज हो। विचार करें। हम ये नहीं कह रहे कि तुरंत उसे कर डालें। विचार करें। हो सकता है जीवन के विभिन्न अनंत समस्याओं का वो निदान हो। हालांकि साक्षी ध्यान के पूर्ण चरणों में ऐसी स्थिति जरूर आती है, पर आज के अभ्यास में भी, क्योंकि हम लोगों ने आज बहुत सूक्ष्म प्रारंभिक चरण किया है, तो ऐसे में भी इसका प्रभाव हो सकता है। पूरा शरीर ढीला, रिलैक्स, श्वेत वर्णी आभा को संपूर्ण शरीर में पानी की भांति फैलते हुए महसूस करें। पूरा शरीर श्वेत आभा से परिपूर्ण हो गया है। पूरे शरीर से श्वेत पुद्गल निकल रहे हैं। पूरे मन को अंतः शरीर, बाह्य शरीर से जोड़ दें। अनुभूति करें, शरीर का प्रत्येक हिस्सा अंदर से जगमग हो गया है। प्रत्येक हिस्सा अंदर से छाया रहित रोशनी से नहा गया है। ऐसी रोशनी जिसकी छाया भी अंधेरा न करती हो, ऐसी रोशनी से पूरा शरीर अंदर से अभिसिंचित हो गया है, प्रभावित हो गया है। धीरे से दोनों हाथ बगल में मिला लें। दोनों पैर आपस में मिला लें। धीरे से दोनों हाथ, दोनों पैर सीधा गहरी सांस खींचें। श्वास की अनुभूति करें। गहरी सांस खींचें
दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें। थोड़ा और, थोड़ा और। आज अपने हाथ की हथेलियों को सीधे शरीर के उस हिस्से पर रखेंगे जहां पर आप किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार की तकलीफ महसूस करते हैं। जो हिस्सा आपका, केवल एक हिस्सा जिसे आप सबसे ज्यादा स्वस्थ करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा निर्विकार करना चाहते हैं, हथेली को गर्म करके सबसे पहले केवल वहां रखेंगे, हृदय पर, फेफड़ों पर, घुटनों पर, जहां भी आपको तकलीफ हो। बस केवल एक ही जगह रखेंगे जहां भी आपको तकलीफ हो, और अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो केवल आंखों पर रखेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आराम से करवट लेकर के उठ जाएंगे। आज अंगड़ाई भी नहीं लेनी है और कुछ नहीं करना है। धीरे से करवट लेकर उठ जाएं। साक्षी ध्यान की ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में महसूस करें। साक्षी ध्यान की शक्ति को अनुभव करें, और यह अजस अक्षय शक्ति है। अनुभव करें कि यह हमारे साथ निरंतर रहेगी। अनुभव करें कि हमारे साथ कम से कम आज तो पूरे दिन रहेगी ही रहेगी, एक खंड तो रहेगी ही रहेगी। चलिए, अब हम लोग गुर्दों की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। किडनी की समस्याएं हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण अंगों में से, हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग किडनी है। देखें, हमारे शरीर के 6 अंग ऐसे हैं जो जन्म से मृत्यु तक एक पल भी नहीं रुकते। अगर रुक जाएं तो दोबारा चल नहीं पाते। ध्यान दीजिएगा, 6 पार्ट ऐसे हैं हमारी बॉडी के, 6 अंग, ऑर्गन ऐसे हैं जो कभी नहीं रुकते, कभी नहीं रुकते, जन्म से मृत्यु तक। सबसे पहला कौन सा है? दिमाग। ये कभी नहीं रुकता। हम आप सोचते हैं कि सो गए, ये कभी नहीं सोता। सोने की स्थितियों में शिथिल हो जाता है, इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसकी मर्यादाएं परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन ये कभी नहीं रुकता, निरंतर कार्य करता रहता है। और आप कहेंगे कि सोते समय हम करते क्या है? हमारा ऐसा कौन सा काम है जो हम सोते समय करते हैं? तो सोते समय भी आपका हृदय धड़क रहा है, सोते समय भी आपकी किडनी खून को छान रही है, सोते समय भी आप सांस ले रहे हैं। तो ये कौन करवा रहा है? ये मस्तिष्क की संवेदना ही यह कार्य करवा रही है। हमारे मस्तिष्क से जो संवेदनाएं निकलती हैं, वही रीढ़ के माध्यम से अलग अलग अंगों तक जाकर सारे अंगों को संचालित करती हैं। तो जन्म से मृत्यु तक हमारा मस्तिष्क कभी नहीं रुकता। दूसरा ऑर्गन कौन सा है? फेफड़ा, लंग्स। ये दोनों फेफड़े कभी नहीं रुकते। कभी ऐसा होता है कि आप सांस लेना भूल जाएं, कभी ऐसा होता है कि आप सांस लेना छोड़ दें, बंद कर दें, और फिर जब जरूरत हो तो फिर से सांस लेने लगे? नहीं, कभी नहीं होता। तो हमारा फेफड़ा भी निरंतर कार्य करता रहता है, जन्म से मृत्यु तक। उसके बाद फेफड़ों के बीच में ही यहाँ पर एक अंग है, हृदय, हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जन्म से मृत्यु तक कभी नहीं रुकता। हम लोगों ने शरीर क्रिया विज्ञान की क्लासेस में पढ़ा है, जन्म से मृत्यु तक कभी नहीं रुकता, निरंतर कार्य करता रहता है। और अगला फिर अंग कौन सा है? हृदय से थोड़ा और नीचे, यहाँ पर स्प्लीन, तिल्ली, कभी नहीं रुकता, हमेशा काम करता रहता है। किसी ने लिखा है आवाज डिस्टर्ब हो रही, तो प्लीज अपना नेटवर्क चेक करें। यहाँ तो आवाज ठीक है। उसके बाद इधर तिल्ली है, तो इधर थोड़ा सा आइए। ये कौन सा है? ये है लिवर, कभी नहीं रुकता, निरंतर। ये हमारे शरीर की प्रयोगशाला है, दसियों हजार तरह के केमिकल अकेले बनाता है। शरीर में शोधन का कार्य, शरीर में पोषण का कार्य, अनेकों कार्य लगातार करता रहता है, कभी नहीं रुकता। और इसके बाद फिर हमारी किडनियां, गुर्दे,
दोनों इस जगह पर होते हैं, कमर के पास, कभी नहीं रुकते, क्योंकि खून हमेशा शरीर में संचारित होता रहता है। हृदय जब कभी नहीं रुकता, तो क्यों? वो हमेशा हृदय रक्त को पंप करता रहता है। तो जो पंप शरीर में जाता है, वो वापस भी आता है, शरीर से वो गंदगी लेकर के आता है। शरीर को पोषण लेकर के जाता है और वहाँ से गंदगी लेकर के वापस आता है। और उस तरह की गंदगी को जब वो किडनी में पहुँचती है, तो किडनी उसको निरंतर छान करके, किडनी क्या करती, कैसी अद्भुत छन्नी है, वो क्या करती है, वो खून से पानी को निकाल लेती है और उसी पानी के साथ रक्त में उपस्थित गंदगी को, रक्त में उपस्थित विकारों को अवशोषित करके यूरिन के रूप में चेंज कर देती है और फिर वहां से एक नली के द्वारा वो यूरिनरी ब्लेडर में, पेशाब की थैली में आ जाता है। जब पेशाब की थैली भर जाती है, जब पेशाब की थैली फुल हो जाती है, तो हमें यूरिन फील होता है और हम जल्दी से यूरिन रिलीज करने जाते हैं और पेट खाली हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो हम लोगों ने चर्चा की 6 ऑर्गन है जो हमेशा काम करते रहते हैं, मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय, स्प्लीन, किडनी और लीवर। तो किडनी जो है, आज हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये जन्म से मृत्यु तक निरंतर कार्य करती रहती है, कभी नहीं रुकती। देखिए, किडनी की समस्या, बहुत सारे लोग कक्षा से जुड़े हैं, जो लोग थोड़ा-सा बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, वो तो आज की स्थिति देख रहे हैं कि किडनी बहुत भयावह समस्या किडनी की हो रही है। बड़े-बड़े शहरों में डायलिसिस सेंटर्स खुल रहे हैं। बड़े-बड़े शहरों में लोगों के पेट में थैलियाँ डाल करके, पानी भर करके अपौहन प्रक्रिया कराई जा रही है। लोगों के किडनी फेल्योर के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज के 20 वर्ष पहले जिस तरीके से शुगर का फैलाव हुआ था, 20 वर्ष पहले बहुत कम सुनने को मिलता था कि किसी को शुगर है, 20 से 25 साल पहले। लेकिन एक समय आया कि एकदम से बहार आ गई, एकदम से आंधी आ गई और हर दूसरा तीसरा आदमी, चौथा आदमी डायबिटीज से पीड़ित है। हर तीसरा या चौथा आदमी डायबिटीज से पीड़ित है आज के समय में। आज के समय में शुगर तो बहुत सामान्य बीमारी हो गई है, सर्दी जुकाम की तरह। इसी तरीके से आज के समय में किडनी की प्रॉब्लम बहुत तेजी से फैली है। बहुत तेजी से लोग किडनी के पेशेंट हो रहे हैं। देखिए, इसके मूल में एक बहुत, कह सकते हैं कि सोची समझी या चक्रीय प्रक्रिया है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई। हमारा विकास के क्रम में तेजी से दिनचर्या में परिवर्तन हुआ। जैसे ही दिनचर्या में परिवर्तन हुआ, हम देर में सोने लगे और देर में उठने लगे और कुछ हमारी चीजें चेंज हुई। हम सुबह सामान्य फल खाते थे, दलिया खाते थे, नींबू पानी पीते थे, काली चाय पीते थे, काढ़ा पीते थे। वो सब क्या बन गया? चाय बन गई, ब्रेड बन गया, पेस्ट्री बन गया और पूरी तरीके से कुक्ड और पैक्ड फूड में चेंज हो गया। हम सुबह दातून करते थे और वो क्या हो गया? मंजन में, पेस्ट में तब्दील हो गया। ड्राई मंजन तक तो ठीक था, जो सूखा पाउडर था, वहाँ तक तो फिर चलाऊ था। जो अभी आज के समय में देखिए, बहुत कम लोग हैं जो ड्राई पाउडर करते हैं। ज़्यादातर लोग, सभी लोग गीले पेस्ट करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड, ज़्यादा मात्रा में सफाई के तत्व, डिटर्जेंट जैसे तत्व, ज़्यादा मात्रा में शुगर, क्योंकि मंजन अगर टेस्टी नहीं होगा तो कोई करेगा नहीं। ज़्यादा मात्रा में शुगर और ज़्यादा मात्रा में मिंट, लिमिट से ऊपर, और फ्लेवर और कलर, ये सब मिलाए जाते हैं, जेल मिलाए जाते हैं, जिनका हमारे शरीर से दूर-दूर तक कोई भी सकारात्मक नाता नहीं। एक बार के लिए हमें लगता है कि हमारा मुँह साफ हो गया। रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि हमारे दाँत की स्थिति निरंतर खराब होती जा रही है। परिणाम ये है कि हमारे मसूड़े कम उम्र में ही छोड़ने लगते हैं। विचार करिए, आज के समय में दाँतों की तकलीफ है या 20 साल पहले ज़्यादा थी? आज ज़्यादा है, 20 साल पहले ज़्यादा थी। पहले बहुत कम थी। अभी तो कम से कम 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी समस्या क्या हुई? किडनीज़ खराब होना अब शुरू हुई हैं, पेन किलर और फ़ास्ट फूड और इसके और बहुतायत से। और उसके पहले देखिए, डायबिटीज़ के रोगी बहुत तेज़ी से बढ़ गए। एक और बहुत बड़ा हुआ है, हमारी मुँह में ही नाइट्रिक
ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे सलाइवा के सहयोग से निर्माण होता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी आर्टरीज को क्लीन करती है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देती, वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमको डायबिटीज नहीं होने देती, वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, नसों में लचीलापन बनाए रखती है। और जो भी हम ब्रश और वो झाग वाले करते हैं तो यहीं से उसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। रिजल्ट क्या है? आर्टरीज का ब्लॉकेज। रिजल्ट क्या है? दांत की खराबी। दांत में अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे दांत में कैविटी हो गई है और वो फिलिंग करवा करके घूम रहे और फिर नए दांत लगवा करके घूम रहे। बहुत कम उम्र में ये होने लगा है। बहुत डॉक्टर के पास जल्दी से आइए, रूट कैनाल कर देंगे, ठीक हो जाएगा। उसका आने वाले 10-5 सालों में हमारे शरीर पे क्या परिणाम पड़ता है? अलग अलग दांत हमारे शरीर के आंतरिक अंगों से। एक बात ध्यान रख लें, आज आप सभी से एक निवेदन हम करते हैं, हमारा शरीर अलग अलग पार्ट नहीं है। आंखें, नाक, दांत, मुंह, जीभ, त्वचा, लीवर, किडनी, हार्ट, ये एक यूनिट है। ये भिन्न भिन्न काम जरूर करते हैं लेकिन ये इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज के 10-20 साल पहले आप ध्यान दीजिए, जो आयुर्वेद डॉक्टर होते थे वो स्पेशलिस्ट नहीं हुआ करते थे। कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर किडनी का स्पेशलिस्ट, हार्ट का स्पेशलिस्ट, लिवर का स्पेशलिस्ट नहीं, वो पूरी बॉडी का स्पेशलिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि शरीर तो एक इकाई है, किसी एक का स्पेशलिस्ट आप हो ही नहीं सकते। ये तो गाड़ी में हो सकता है, मोटरसाइकिल में हो सकता है, कार में हो सकता है कि ये आदमी केवल पंचर का स्पेशलिस्ट है, पंचर बना लेता है, बाकी गाड़ी से इसका मतलब नहीं। ये आदमी केवल पंप का स्पेशलिस्ट है, ये मशीन केवल गाड़ी में ट्यूनिंग से ही करती है। ये गाड़ी उस गाड़ी से बहुत भिन्न है। इस गाड़ी में किसी एक चीज के आप स्पेशलिस्ट हो ही नहीं सकते। आपको एक बार काम ठीक करने के लिए भी सारे कामों का, सारे पार्ट्स का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम में केवल हार्ट से मतलब नहीं, हमारे पाचन का भी हृदय पे प्रभाव पड़ता है, हमारी किडनी का भी हृदय पर प्रभाव पड़ता है। देखिए जिनकी भी किडनी खराब है, किसी का बीपी नॉर्मल है? आप सभी से निवेदन है, इतने लोग जुड़े हैं, आप किसी का भी देख लीजिए, आपकी जानकारी में किसी भी आदमी की किडनी खराब है और बीपी नॉर्मल है? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दे आर इंटर रिलेटेड। किडनी और हार्ट जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। किसी की भी लंग्स खराब है और बीपी नॉर्मल है? बहुत कम चांस है, बहुत मुश्किल से। जिनको एलर्जिकल होगी तो प्रभाव हटने के बाद भले हो जाए। तो हमारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए। पाचन हमारा खराब होता है, लंबे समय में शुगर हो जाती है, पाचन खराब हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, पाचन खराब हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, सांस फूलने लगते हैं। हमारा शरीर एक दूसरे से, सारे अंग जुड़े हुए हैं, किसी एक के स्पेशलिस्ट आप हो ही नहीं सकते। तो जो ये परिस्थितियां बदली और कुछ हमारी रूटीन के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इन्हें भी समझ लें। हम बहुत देर तक यूरिन रोक के बैठे हैं, क्लास खत्म हो जाएगी तब जाएंगे। हम बहुत देर तक यूरिन रोक के बैठे हैं कि जब हमारी दुकान बंद हो जाएगी तब जाएंगे, जब हमारी मूवी खत्म हो जाएगी तब जाएंगे, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब जाएंगे, अगर याद रहेगा तो। मोबाइल पे सीरियल देख रहे हैं, टीवी पे गेम खत्म हो जाएगा तब जाएंगे। ये प्रकृति की व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था से नहीं संचालित होगी। आपको अपनी व्यवस्था प्रकृति की व्यवस्था से संचालित करना पड़ेगा। हमें जब भी यूरिन फील हो तुरंत जाएंगे। ध्यान दीजिए, इसी के साथ हम आपको कुछ और सूत्र बताते हैं। किडनी की समस्याओं से बचने का जो पहला सूत्र है, यूरिन कंट्रोल नहीं करना है, कभी भी नहीं कंट्रोल करना है, तुरंत जाना है। दूसरी बात, खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जरूर जाइए। नहाने से पहले टॉयलेट जरूर जाइए। लिख लेने वाली बातें हैं, मानने वाली बातें हैं। शाम को सोने से पहले टॉयलेट जरूर जाइए। सुबह उठते ही, जैसे सो के उठते हैं, तुरंत टॉयलेट जरूर जाइए। जब भी तापमान परिवर्तन होता है, आप एसी से निकलते हैं और धूप में, गर्मी में जाते हैं, आप धूप से आते हैं और एसी में जाते हैं, यूरिन जरूर है। और आप स्वाभाविक रूप से देखिए यूरिन फील होती है, जैसे सुबह उठते हैं तुरंत यूरिन लगती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी से झपट्टा मार के मोबाइल पकड़ लेते हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप और टेलीग्राम और मैसेज और फिर यूट्यूब शुरू हो जाते हैं। जल्दी से सुबह उठते ही
पहला काम मोबाइल। तो क्या करना है? इन स्थितियों में जब हम इससे जुड़ जाते हैं मोबाइल से और किसी मनोरंजक कार्यक्रम से, तो हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों की जो आवाज है, जो वेग है, वो सुनाई नहीं देता। हमें भूख लगी, हमें एहसास नहीं। हमें प्यास लगी, हमको एहसास नहीं। हमें यूरिन फील हो रहा है, हमें एहसास नहीं। जब बहुत तेज प्रेशर होता है, तब हम भागते हैं। तो ध्यान दें, इनसे बिल्कुल बच के रहेंगे। स्वाभाविक क्रियाओं को करके इनका भी एक समय निर्धारित कर दें कि इस समय से इस समय के बीच में ही हम मोबाइल और टीवी और लैपटॉप और इस पर काम करेंगे, बाकी समय में हम बाकी काम करेंगे। तो ये पहली कमी है जिससे हमारी किडनी के रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा, पेन किलर, दर्द निवारक औषधियां। वो क्या है? वो दर्ददायी औषधियां हैं। वो दर्द थोड़ी देर के लिए कम कर देती, कम नहीं करती, दर्द घटा नहीं सकती। दर्द के एक अंश पर दुनिया की कोई औषधि काम नहीं कर सकती। ध्यान दीजिए, दर्द का आपका एक अंश भी कोई दवा कम नहीं कर सकती। दवा कोई नहीं कम कर सकती। तो फिर दर्द दूर कैसे होगा? दर्द दूर नहीं होता, दवाई खाने से दर्द की अनुभूति कम हो जाती है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो दर्द को महसूस कर रहा है, उसे उसे फीलिंग वो बेहोश हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। तो हमें लगता है कि हमारा दर्द कम हो गया। पहली बात। दूसरी बात, जब हमारी इम्यूनिटी स्वयं उस ब्लॉकेज को खत्म करेगी, उस संक्रमण को खत्म करेगी, उस इन्फेक्शन को खत्म करेगी, तभी मूल से दर्द जाएगा। तो इसलिए दर्द के लिए दवाओं पर डिपेंड होना बंद कर दें। क्योंकि वो दर्द दर्द को तो नहीं कम करेगा, लेकिन नया दर्द जरूर देगा। और वो दर्द का पहला अटैक होगा दर्द की दवा का किडनी किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज करेगा। क्योंकि जैसे ही रक्त में वो दर्द के केमिकल्स मिलते हैं जिनसे हमारे ब्रेन को शून्यता महसूस होती है, तुरंत किडनी को एहसास हो जाता है कि जहर आ गया। वो जल्दी से उसे खींच करके छानने की कोशिश करती है, और जल्दी से छानने की कोशिश में धीरे 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 स्वयं को उसे नुकसान होने लगता है। स्वयं उसका हाल उस जहर की वजह से खराब होने लगता है। जैसे हलाहल का पान तो भगवान शंकर ने कर लिया और उनका नुकसान भी हुआ, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन कंठ तो नीला पड़ ही गया। ऐसे ही किडनी भी जब उस जहर को निकालती है तो उसका नुकसान तुरंत तो नहीं होता, तुरंत तो किडनी फेल नहीं हो जाती, लेकिन उसके कुछ नेफ्रॉन्स, उसके कुछ ग्लोमेरुल्स पार्ट, कुछ उसके एरिया वो डैमेज होने लगते हैं, वो निष्क्रिय होने लगते हैं, उनमें संक्रमण आने लगता है, उनमें ह्रास होने लगता है। और एक समय आते 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 थोड़े समय बाद और वो एक स्थिति ऐसी आती है कि किडनी गॉट फेल्योर। तो इससे बचने का ही उपाय है, क्योंकि किडनी फेल्योर होने के बाद बहुत कम ऐसे साधन और बहुत कम लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इन चीजों से बचें, इसका सुधार करें। अब किडनी में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पथरी की, और किडनी की कुछ और भी रोग हैं, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है किडनी की वो है पथरी की। किडनी के अलग अलग पार्ट में पथरी होती है। किडनी के मध्य भाग में, ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में। किडनियां दो हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे शरीर में दो किडनियां हैं। यहाँ कमर के हिस्से में, पसलियों के नीचे करीब 11 से 13 सेंटीमीटर की लंबाई की किडनियां होती हैं। किडनियों का आकार बिल्कुल सेम की तरह होता है। सेम देखा है ना आपने? सेम। काजू देखा है ना? काजू, बिल्कुल काजू की तरह किडनियों का आकार होता है। काजू किडनियों में फायदा भी बहुत करता है, लेकिन आज के समय में काजू का उत्पादन, काजू और केला, ये दो आहार सबसे ज्यादा जहर मिलाए जा रहे हैं, और ये दोनों बहुत ही नुकसानदायक हो गए। तो सेम है, राजमा है, राजमा का आकार भी किडनियों से मिलता जुलता है। आप इन चीजों का सेवन करेंगे तो आपको किडनियों में बहुत राहत मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा, अद्भुत लाभ मिलेगा किडनियों की प्रॉब्लम्स में। इनका प्रयोग आप विभिन्न तरीके से करेंगे तो आपको इससे लाभ मिलेगा। किडनी में पथरी हो जाती किसी भी हिस्से में, तो उसका हम आपको कुछ उपचार बहुत इफेक्टिव बताते हैं। ध्यान दीजिए, किडनी को बीच बीच में क्लीन करते रहना चाहिए। किडनी को बीच बीच में डिटॉक्स करते रहना चाहिए।
और उसके लिए है आहार बीच में एक दिन का बंद कर दीजिए और उस दिन केवल नींबू पानी, केवल खट्टे पानी का रस, खट्टे फलों का रस, केवल त्रिफला का रस, काली चाय एक लीफ टी आती है, चुरमुरे वाली लीफ टी आती है, संस्थान पर हमारे किडनी के पुराने रोगियों को दी जाती है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसको दिन में 2-3 बार पिएँ और दिन भर उपवास करें, केवल जल पिएँ, केवल पानी पिएँ और बार-बार बाथरूम जाएँ, बार-बार बाथरूम जाएँ विश्राम के साथ। ऐसा नहीं कि पानी पी करके और मोबाइल लेकर के लेट जाएँ और यूरिन लगी हो तो आपको एहसास ही ना हो। बार-बार बाथरूम जाएँ और एक प्रयोग है कुल्थी की दाल। पंसारियों के यहाँ कुल्थी की दाल मिलती है। मसूर की तरह होती है। उसको आप चाहे तो 1 चम्मच रात में भिगो दें और सुबह छान करके गुनगुना करके छान के पी जाएँ। किडनियों को बिल्कुल फ़िल्टर कर देती है, 1 दिन में साफ़ कर देती है। और भुट्टे का सीज़न है, आजकल भुट्टे मिल रहे हैं मार्केट में। हमारे क्षेत्र में तो मिल रहे हैं, पता नहीं सब जगह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। भुट्टे के जो ऊपर के पत्तियों को हटाइए तो जो बाल निकलते हैं, जो रेशे निकलते हैं, किडनियों के लिए अद्भुत फ़ायदेमंद है। उनको आप उबाल करके सुबह खाली पेट पिएँ, उबाल करके 1 गिलास खाली पेट पिएँ। तो ये किडनियों को फ़िल्टर कर देता है, तुरंत छान करके साफ़ कर देता है। और मार्केट में पंसारियों के यहाँ एक छोटा गोखरू मिलता है, छोटा गोखरू 2 तरीके का होता है, छोटा और बड़ा। तो जो छोटा होता है वो किडनी के नेफ्रॉन्स को साफ़ करता है, जो बड़ा होता है वो धातुवर्धक होता है। तो उसके अलग-अलग प्रयोग हैं, हम आपको एक प्रयोग बताते हैं। छोटा गोखरू कूट करके रख लीजिए और रात में भिगो दीजिए और सुबह आप उसको गुनगुना करके छान के पी जाइए 2-3 गिलास। ये 24 घंटे में आपकी किडनी को छान करके साफ़ कर देगा। कोई भी पथरी बनने वाली है, कोई भी इन्फेक्शन होने वाला है, कोई भी संक्रमण होने वाला है, तो साल में कम से कम 3-4 बार ज़रूर किडनियों की 3 महीने में तो 1 बार जो 24 घंटे आपके लिए काम करता है, उसको आप 3 महीने में 1 दिन तो दे ही सकते हैं। 24 घंटे पूरे जीवन बिना रुके, बिना 1 सेकंड का विश्राम किए जो आपके लिए काम कर रहा है, 3 महीने में तो 1 दिन दे ही सकते हैं। तो उस दिन उपवास करिए और केवल जलाहार पे रहिए और किडनियों को फ़िल्टर करिए। इन चीज़ों के माध्यम से इन चीज़ों के माध्यम से किडनियों को फ़िल्टर किडनी की सामान्य तकलीफ में ध्यान दीजिए। अगर आपकी कमर में लगातार दर्द बना हुआ है और किसी भी उपचार से नहीं जा रहा है और रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो जान लीजिए कि ये आपकी किडनियों का संकेत है, आपकी किडनियों में प्रॉब्लम हो सकती है। वैसा ना हो कि जिनकी जिनकी कमर में दर्द हो आप जल्दी से पहुँच जाएँ एक्स-रे कराने, अल्ट्रासाउंड कराने। ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो हो सकती है एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आपके पैर के टखनों में स्वेलिंग रहती है, नीचे हाथ की कलाई है ना, तो हाथ की कलाई में नहीं, पैर की कलाई में अगर स्वेलिंग रहती है, पैर के जो टखने हैं उनको आप पैर की कलाई कह लीजिए। उनमें स्वेलिंग बनी रहती है और स्पेशली शाम को, दिन में आप उठते हैं जब रात में सुबह जगते हैं सो करके, तो आपका पैर एकदम ठीक है। दिन भर जब आप टहले, घूमे, काम किए और कभी-कभी जब आप यात्रा पे जाते हैं, गाड़ी पर वाहन में पैर लटका के बैठे रहते हैं तो 5 ही 6 घंटे में टखने आपके सूज जाते हैं, मोटे-मोटे हो जाते हैं। आप कहते हैं ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि आपकी किडनी हल्का-हल्का बदमाशी करना शुरू कर चुकी है। हल्की-हल्की बदमाश 1-2 कारण और भी हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा शरीर है ना बहुत अनंत है। हमारे प्रकृति ने, प्रभु ने इसको बड़ा अद्भुत मशीनरी की तरह बनाया है। ये जो है हार्मोनल डिसऑर्डर से भी हो सकता है, कई बार। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर उसके कुछ और सिम्पटम्स हैं, आप संपर्क करेंगे, लिंक भरेंगे तो हम आपको उसकी डायग्नोसिस करके बता देंगे। पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके बाल बहुत ज़्यादा देखिए अभी तो बाल की समस्या सभी को है, तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि सब लोग गुर्दे के पेशेंट हो गए हैं, सबके गुर्दे खराब हो गए। तुलनात्मक अध्ययन है चिकित्सा। तो बाल, दांत और हड्डी ये तीनों किडनी के रिलेटेड ऑर्गन है। बाल, दांत और हड्डी ये तीनों किडनी से रिलेटेड ऑर्गन है। अगर इनमें लगातार आपको कुछ लक्षण ऐसे दिख रहे हैं कि इनमें दिक्कत हो रही है, तो समझ लीजिए कि किडनी में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बॉडी में ब्लैक स्पॉट जगह-जगह पड़ रहे हैं, काले धब्बे जगह-जगह पड़ रहे हैं, तो भी समझ लीजिए कि किडनी की दिक्कत हो सकती है क्योंकि किडनी जब खून को नहीं छान पाती है, तो वो तत्व जो रक्त में ही रह जाते हैं, शरीर को जगह-जगह से ब्लैक करते हैं, काला बनाते हैं। तो इसका भी उपचार हम
इसके माध्यम से कर सकते हैं, किडनी के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे हाथ में 2 पॉइंट ऐसे हैं, हमारे हाथ में 2 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हम हल्के से दबाव दे करके, अभी हम आपको 1 सेकंड बताते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं हमारे हाथ में जिन पर हम दबाव दे करके और उसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारी किडनी में प्रॉब्लम है कि नहीं। हमारे बहुत सारे साथी जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, जिन्होंने कोर्स किया है, और ऐसे लोग जो कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने जो ग्रुप पे जो कुल क्लासेस में जानकारी दी गई है, उससे लोगों का उपचार कर रहे हैं, उससे लोगों को क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को आराम भी मिल रहा है। उस फीडबैक में हमने लोगों से बात की है और उनके फीडबैक ग्रुप पर भी डाले गए हैं कई सारे, जिससे उनको आराम मिल रहा है। तो किडनी की जो प्रॉब्लम है, उसको बहुत आसानी से क्योर कर सकते हैं, उसको बहुत आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो हाथ में देखिए हम आपको एक निशान बता रहे हैं। 5 दिन दिवसीय क्लास में हम लोगों ने जब अध्ययन किया था, तो देखिए यहाँ पर 26 नंबर था रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी का 26 नंबर, इसको कहते हैं किडनी का पॉइंट। इस पर आप तीव्र दबाव देंगे इस जगह पर तेजी से। अगर लकड़ी की जिम्मी है आपके पास, एक्यूप्रेशर वाली पेन है तो उससे दबाएंगे, और नहीं तो हाथ से ही ऐसे दबाएंगे। तो यहाँ पर आपको हल्के दबाव से अगर तीव्र दर्द लगता है तो भी समझिए कि किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। और यहीं पर अगर आप सुबह शाम 1-1 मिनट के लिए दबाव दे लेते हैं, सुबह शाम 1-1 मिनट के लिए प्रेशर दे लेते हैं, तो हमारी किडनी की प्रॉब्लम यहीं से प्रारंभिक स्तर पे ठीक हो सकती है। यहीं से प्रारंभिक स्तर पर ठीक हो सकती है, दोनों हाथ में, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट किडनी एंड राइट हैंड में राइट किडनी। समझ रहे हैं? और एक उपचार देखिए, राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, इसका नीचे वाला जॉइंट, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का नीचे वाला जॉइंट, ये क्या है? किडनी का पॉइंट है। इस पर अगर हम मेथी की पट्टी लगाते हैं, अगर हम इस पर, किडनी के लिए अभी हमने कौन सी दाल बताई थी? याद करिए, कुल्थी की दाल। कुल्थी के दाल की लाइन अगर इस पे लगाते हैं, क्योंकि जो अंग, जो अनाज, जो फल जिस अंग के लिए अधिक फायदेमंद है, वही अनाज, वही फल उस पॉइंट पे अगर यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। ध्यान रखिएगा, ज्यादा फायदा करेगा। सेब हृदय के लिए बहुत फायदेमंद है। सेब के बीज को अगर हार्ट के पॉइंट पे यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अभी एक्यूप्रेशर की और क्लासेस आने वाली हैं, आपको ग्रुप पे सूचना मिलेगी। बेसिक, एडवांस और योग की बेसिक और प्री बेसिक कोर्सेज। तो सीड थेरेपी के बारे में भी उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो जो कुल्थी की दाल है, वो किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है, किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप कुल्थी की दाल की इस राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में, केवल राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर में नीचे वाले ज्वाइंट पर लगाएंगे, और दोनों हाथ की मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली, अगर इसके नीचे वाले ज्वाइंट पे हम, नीचे वाले जोड़ पर भी हम कुल्थी की दाल की पट्टी लगाते हैं, तो ये विशेष रूप से स्पेशली बहुत फायदेमंद। किडनी की प्रॉब्लम, किडनी की कम कार्य क्षमता, किडनी में स्टोन होना, ये सारा का सारा ठीक करता है। और इसका अगला पॉइंट है टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का। अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है, ये देखिए सादृश्य बिंदु गुर्दों का है, दोनों गुर्दों का, और ये सुजोग सादृश्य है। इसी का सपोर्टिव पॉइंट एक और है, ये। अभी देखिए 4 किडनियां हो गई आपकी, 4 किडनियां हो गई। शरीर में अलग अलग अंगों की आवश्यकता और जरूरत के हिसाब से अलग अलग आवृत्तियां दी गई हैं। देखिए फेफड़े भगवान ने 2 बनाए, एक से भी काम चल सकता था। किडनियां 2 बनाई, देख रहे हैं? तो क्यों? क्योंकि उनकी शरीर में ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो अनेकों अनेक बना दिए, अनेकों अनेक पॉइंट्स दे दिए कि कोई अगर पॉइंट किसी वजह से नहीं काम कर पा रहा है तो दूसरा का पॉइंट काम करेगा। तो ये 4 पॉइंट, इन पर आप क्या लगाएंगे? इन पर आप वही चना, राजमा या फिर काजू। थोड़ा सा अब ट्रीटमेंट कॉस्टली होता जा रहा है, काजू बांधना पड़ेगा, और पेशेंट को जब आप काजू बांधेंगे तो उससे आप कहेंगे कि ये काजू खा मत लेना, नहीं तो अगले दिन दूसरी काजू लगानी पड़ेगी। और या फिर उससे कहिए कि काजू लेकर के आए और थोड़ा खाइए, थोड़ा लगाइए। आपको हंसने की बात है ये, मजाक की बात है।
तो ये काजू या राजमा और या फिर सेम, इनको हम पेपर टेप की सहायता से इस पे बांधेंगे। जिनके पैरों में स्वेलिंग रहती है, जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है, जिनको सामान्य दिक्कतें हैं किडनी की, कमर में बहुत दर्द रहता है और लंबे समय से है, आप एक दिन इन चारों पॉइंट पे लगाइए। एक दिन दोनों हाथ में लगा सकते हैं, सेम स्थानों पर दोनों हाथ में लगा सकते हैं, और आप 8 घंटे में 10 घंटे में इसका प्रभाव देखेंगे। 8 से 10 घंटे में देखेंगे कि आपको कमर में दर्द में, किडनी के दर्द में, किडनी और एक चीज, किडनी के स्टोन होता है और अचानक दर्द होता है, इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है और उसमें बहुत सारा जहर हमें मजबूरी में जा करके एलोपैथिक डॉक्टरों से अपने बॉडी में डलवाना पड़ता है, एंटीबायोटिक के रूप में, पेन किलर के रूप में, बोतल के रूप में, बहुत सारा जहर। ऐसी कंडीशन अगर आती है तो आप ये चारों पॉइंट लगाइए, दोनों हाथ में लगा दीजिए और जोर जोर से प्रेशर करिए, जोर जोर से दबा दीजिए, एक एक पॉइंट पे जोर जोर से दबाइए। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि तुरंत किडनी का पेन, तुरंत स्टोन का पेन बहुत तेजी से नॉर्मल हो जाएगा, बहुत तेजी से आराम मिल जाएगा, बहुत तेजी से सुधार हो जाएगा। अगर स्टोन डिक्लेयर हो गया है, पता चल गया है कि स्टोन है, तो देखिए इसमें जो ये दोनों है, ये दोनों, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में अंगूठे की तरफ वाला दोनों लेफ्ट किडनी है और इधर वाला दोनों राइट किडनी है। और अगर दूसरे हाथ में देखेंगे तो ये दोनों हमारी राइट हैंड में देखेंगे तो अंगूठे की तरफ वाली ये राइट किडनी है और ये दोनों लेफ्ट किडनी, ध्यान दीजिएगा। तो इन पर हम चक्रा मैग्नेट लगाएंगे। चक्रा मैग्नेट का अगर बीच का पीला हिस्सा ऊपर दिखाई देता रहे, बीच का पीला हिस्सा, किनारे किनारे सफेद और बीच का पीला हिस्सा ऊपर से दिखे और बीच का सफेद हिस्सा स्किन पे टच हो जाए, अभी हम ग्रुप पे इसको डाल देंगे, तो वो किडनी के स्टोन को, कहीं भी स्टोन को गला करके, जमे हुए तत्वों को गला के बाहर निकालता है। तो ये प्रक्रिया आप करेंगे, चारों जगहों पर चक्र मैग्नेट लगाएंगे किडनी के स्टोन को घटाने के लिए, किडनी के स्टोन को ठीक करने के लिए। तो अभी किडनी के स्टोन का आपको कौन कौन सा ट्रीटमेंट मिल गया? नंबर 1 कुल्थी की दाल, जो बहुत तेजी से किडनी के स्टोन को, ब्लेडर के स्टोन को, किडनी के यूरेटर के स्टोन को, किडनी और ब्लेडर के बीच में जो नली है जिसमें अक्सर स्टोन फंस जाता है और अचानक पे व्यक्ति को ऑपरेशन कराना पड़ता है, उन सभी को वो छान के निकाल देता है, वो है कुल्थी की दाल। और दूसरा गोखरू, और तीसरा भुट्टे के बाल का पानी। जो उपलब्ध हो, अगर आपके पास 2-3 चीजें उपलब्ध हो जाए तो दोनों तीनों भी कर सकते हैं, और कोई एक भी उपलब्ध हो जाए तो कर सकते हैं, 2 उपलब्ध हो जाए तो 2 यूज कर लीजिए, 2 यूज कर लीजिए तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, 3 की जरूरत नहीं है, 2 यूज कर लीजिए, साथ में ये पॉइंट लगा लीजिए। और उसी कुल्थी की दाल को दाहिने हाथ की अंगूठे के बगल वाली उंगली और दोनों हाथ की बीच वाली उंगली के नीचे वाले जोड़ पर लपेट दीजिए पेपर टेप की सहायता से। एक चीज और ध्यान रखना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर स्टोन बॉडी में बन गया है, किडनी में, स्पेशली किडनी, ब्लेडर या यूरेटर में कहीं भी बन गया है, पित्ताशय में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किडनी, ब्लेडर और यूरेटर में बन गया है, तो देखिए कुछ लोग क्लास में बाद में जुड़े हैं, हमने पूरी डिटेल बताई है, लेकिन अगर बाद में जुड़े हैं और आपको स्पष्ट नहीं, तो आप क्वेश्चन सारे ग्रुप पे डालिएगा, तो हम आपको सारा आपका जो भी उत्तर है कि गोखरू उबालना है कि नहीं उबालना है, हालांकि अभी हम कोशिश करेंगे रिपीट करने की, क्योंकि समय भी समापन की तरफ बढ़ रहा है, तो समय कम मिलेगा। तो अगर ऐसा है, आपका कुछ छूट गया है, तो आप ग्रुप में अपने प्रश्न लिख करके डालिएगा, उसका सारा उत्तर आपको मिलेगा, और इसके पॉइंट्स और डिटेल हम आपको ग्रुप पर डाल भी देंगे, आपके बिना पूछे भी डाल देंगे, वो आपको मिल जाएगा। और एक बार हम रिपीट भी करने की कोशिश करते हैं। तो हम बता रहे थे आपको कि अचानक जो यूरेटर में फंस जाता है स्टोन और हम लोगों को जा करके डॉक्टर से लेना पड़ता है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी जरूर पीना है। अगर आपको स्टोन किडनी का छोटा से छोटा हो गया है, तो आपको दिन भर में कम से कम 5 लीटर पानी पीना है। अगर आपका वजन 60 किलो से कम है तो, और अगर आपका वजन 60 किलो से ज्यादा है तो आपको पानी भी और ज्यादा बढ़ा देना है। 70 किलो है तो 5.5-6 लीटर पीजिए, 80-90 किलो है तो 7-8 लीटर पीजिए, 100 किलो के हैं तो फिर पीते रहिए, क्योंकि शरीर का आपके जितना ज्यादा विस्तार है, आपका बहुत सारा पानी उसकी क्लीनिंग में कंज्यूम हो जाता है। उसको किडनी की सफाई का समय ही नहीं मिलता, वो बेचारी पहले, किडनी क्या करती है, पूरे शरीर को साफ करती है, अपने आप को सबसे बाद में साफ करती है।
तो पानी की मात्रा आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है, कम से कम 5 लीटर। इस तरीके से आपने कभी नहीं सोचा हो। हमारी बॉडी का वेट जैसा है उसी हिसाब से सामान्यतः हम लोग जानते हैं 2-3 लीटर पानी पी लें तो काम चल जाएगा। ऐसा कैसे है? आपको एक कमरे में पोछा लगाना है तो 1 बाल्टी, और पूरा 10 कमरों के मकान में पोछा लगाना है तब भी 1 ही बाल्टी पानी, ऐसा कैसे होगा? सोचिए, विचार करिए। अगर आपके शरीर का वजन, हमारे शरीर का वजन 100 किलो है, तो 100 किलो की मांसपेशियां हैं, 100 किलो का फ्लश है, 100 किलो के पार्ट्स हैं, तो सबको साफ करता है ना। जो पानी है शरीर के एक एक कोश को साफ करता है, एक एक कोश को रक्त के माध्यम से। तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी अगर आप पानी नहीं पिएंगे। और वही पानी जब किडनी में जाता है तो पत्थर को धीरे धीरे, स्टोन को चूरा करके निकालता है। आप पानी नहीं पीते हैं और उपचार करते रहते हैं तो उपचार पत्थर को तोड़ के निकालता है और वो टूटा हुआ कण कहीं न कहीं जाके फंसता है। जब आप पानी की मात्रा ज्यादा लेंगे तो कण कभी फंसेगा नहीं, एक बार में थोड़ा थोड़ा करके चूरा होकर के धीरे धीरे साफ हो जाएगा, एक बार में ना निकल करके चूरा होकर के साफ हो। तो ये किडनी के स्टोन का उपचार हम लोग जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं, पॉइंट बहुत सरल हैं, हम आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ट्रेनिंग ग्रुप पर डाल देंगे। उसको आप देख करके उसके हिसाब से, बहुत सरल है, बहुत आसान है। छोटे बॉल मैग्नेट्स लगेंगे, जहां पर जीरो बना है वहां पर सफेद हिस्सा ऊपर रहेगा, जहां पर बिंदी बनी वहां पर पीला हिस्सा ऊपर रहेगा। इसको आप यूज करेंगे तो एक बार हम आपको फिर से क्लियर करा देते हैं। बेसिक जानकारी आज किडनी की समस्याओं की, किडनी के स्टोन की पूर्ण हुई। सबसे पहले तो हमें 2-3 बातों पे ध्यान देना है। यूरिन होल्ड नहीं करना है, खाने के बाद पेशाब जरूर जाना है, नहाने के पहले जरूर जाना है, सोने के पहले जरूर जाना है, सो करके जैसे ही उठते हैं तुरंत जाना है, ठंडे से गर्म में जाएं, गर्म से ठंडे में जाएं तो यूरिन जरूर जाना है। ध्यान दीजिएगा, ये किडनी को बहुत सपोर्ट करता है। दूसरी बात, पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। एक चीज और ध्यान दे लें, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपसे बताने जा रहे हैं कि पानी कब पीना है। सुबह उठ करके फ्रेश होने से पहले पहली बार में जितना चाहें 2 गिलास से 10 गिलास जितना चाहें पी सकते हैं। उसके बाद पूरे दिन आपको 1 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीना है। यानी एक एक गिलास करके, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी पीना है। ज्यादा पानी केवल एक बार सुबह फ्रेश होने से पहले, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बार बार। रूटीन बना लीजिए। अगर आप बहुत व्यस्त रहते हैं, फाइलें आपको देखने का, चेक करने का काम है, तो एक फाइल चेक करेंगे, एक गिलास पानी पिएंगे। लोगों से मिलने का काम है, एक आदमी से मिलेंगे, एक गिलास पानी पिएंगे। अपने पास पानी रखिए। पानी की क्वालिटी पर भी हम लोग कभी फिर आगे बात करेंगे। जो आजकल आरओ और एल्कलाइन वाटर्स और जो सब ये बिक रहे हैं और धड़ल्ले से हमारे घरों में लग करके, और ये इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, केवल 2 लोगों को फायदा देते हैं। कोई भी मशीन का पानी आप यूज करेंगे तो केवल 2 लोगों को फायदा देते हैं। पहले उनको फायदा देते हैं जिस कंपनी का आपने आरओ यूज किया, और दूसरा डॉक्टर्स को फायदा देते हैं। आप बीमार, हमारा काम पक्का। आप बीमार हुए तो हमारा मैग्नेट और बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, आपके लिए इनका कोई फायदा नहीं। आपका तो नुकसान ही नुकसान है। आप मशीन खरीद के लाते हैं, फिर आप उसमें बिजली का बिल भी लगता है, फिर उसका मेंटेनेंस भी लगता है, फिर लेबर भी लगते हैं, सफाई समय समय पे करिए, सब डालिए। आप ध्यान दीजिए, ये 5 चीजें केवल प्रकृति के हाथ में है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 चीजें केवल प्रभु के हाथ में है। हवा सबसे अच्छी प्रकृति की, पानी सबसे अच्छा प्रकृति का, खाली आसमान सबसे अच्छा प्रकृति का, जमीन सबसे अच्छी प्रकृति की। इंसान की बनाई हुई जमीन एक समय बाद ढह ही जाती है, गिर ही जाती है, गल ही जाती है। तो प्रकृति के दिए हुए ये आहार ही सबसे अच्छे हैं, जितना संभव हो सके। और हालांकि हम लोगों ने विकास के क्रम में इसे खूब दूषित किया है, खूब खराब किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों को हमने पूरी तरीके से दूषित, संक्रमित कर दिया है। केवल एक बचा है आकाश, शायद वो हमारे वश में नहीं है, लेकिन जाने अनजाने उससे भी हम लोग पर्याप्त मात्रा में प्रदूषित कर रहे हैं, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो। और इन चारों को, पांचों को हमने बेचना खरीदना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले जमीन बिकी, और उसके बाद अग्नि बिकी, अग्नि के बाद फिर पानी बिका, और अब फिर से बिकनी शुरू हो गई है आखिर में हवा। आकाश तो बहुत पहले बिक चुका, जमीन बिकी तो आकाश भी बिक गया। कई जगहों पे होता है, विदेशों में है, शहरों में है, बड़े शहरों में, इंडिया में भी है कि नीचे का फ्लोर दूसरे का, ऊपर का फ्लोर दूसरे का और छत किसी और की।
तो ये आकाश की बिक्री है। हम इन 5 तत्वों को बेचने में माहिर हो गए। तो जितना कोशिश करें जो आपको ये प्राकृतिक मिलता है तो वही अच्छा है, वही सबसे बढ़िया है। जितना आप इसको साधारण फ़िल्टर से छान लीजिए वो ठीक है। आरओ का इस्तेमाल कितनी बड़ी त्रासदी। अब तो खैर डॉक्टर्स भी इसको कहने लगे हैं, अब क्योंकि कंपनियों ने लगभग पूरा कोटा पूरा कर लिया है बेच करके। अब बहुत कम ही लोग बचे होंगे हमारे जैसे जिन्होंने आरओ नहीं लगाया होगा, बाकी तो सभी लोगों ने लगा लिया है। क्योंकि जो जिस तरीके से उसकी मार्केटिंग होती है, आदमी खाना नहीं खाएगा लेकिन ज़रूर लगाएगा उसको लेकर। तो पानी प्राकृतिक मात्रा में और प्राकृतिक पानी और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, फलों के जूस, कोकोनट वाटर, अगर इस शेप में आप पानी लेते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद। सबसे शुद्ध पानी कौन-सा बचा है? सबसे शुद्ध पानी है फलों का पानी, फलों का जूस, कोकोनट वाटर। इसको अभी तक इन्फेक्टेड नहीं कर पाए हैं। आने वाले समय में दवाओं का प्रयोग खूब हो रहा है तो वो भी होंगे। तो हमने आपको अब फिर से हम रिपीट कर देते हैं। एक तो पानी पीने का समय, पानी पीने का तरीका, पानी सुबह सबसे ज़्यादा पानी पिएँगे, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके पानी पिएँगे और धूप से आने के बाद पानी नहीं पीना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना है, खूब थक करके पसीना निकालने के बाद योग करते समय हम आपसे निवेदन करते हैं कि केवल 1-2 घूँट पीजिएगा, पानी नहीं पीना। सामान्य स्थिति में रिलैक्स होकर के, विश्राम की स्थिति में, बाहर से जब चल के आएँ तो थोड़ी देर रुक जाएँ, ठहर जाएँ, बैठ जाएँ, जब शरीर नॉर्मल हो जाए, तब पानी पिएँ। और थोड़ा-थोड़ा पानी, दिन भर थोड़ा-थोड़ा पानी, केवल एक बार, पहली बार फ्रेश होने से पहले जितना चाहें पी सकते हैं। ये पानी पीने की बात हो गई। और यूरिन जो 4-5 समय बताया हमने ज़रूर बत जाना है और कभी कंट्रोल नहीं करना है। तीसरा हमने आपको पॉइंट बताया, इस पर आप प्रेशर दे करके दोनों हाथों में किडनी के स्टोन को निकाल सकते हैं। ब्लैडर के स्टोन को निकालने के लिए इस जगह पे प्रेशर देना पड़ेगा। ये देखिए दूसरा 0 यहाँ पर, ये यूरिनरी ब्लैडर प्रेशर देना है, यहाँ पे दबाव देना है पेन से या उँगलियों से प्रेशर देना है। यहाँ पर आपको मैग्नेट लगाने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। और अगला, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का नीचे वाला जॉइंट, इस पर आप कुल्थी की दाल लगाएंगे तो बहुत तेजी से स्टोन निकलेगा। दोनों हाथ की मिडिल फिंगर का नीचे वाला जॉइंट, इस पर भी आप कुल्थी की दाल लगाएंगे तो बहुत तेजी से स्टोन निकलेगा, साफ हो जाएगा। ऊपर वाला जॉइंट, इस पर अगर आप मिडिल फिंगर का ऊपर वाला जॉइंट अगर लगाएंगे तो यूरिनरी ब्लैडर में जो स्टोन है, किडनी का जो सहायक पेशाब की जो थैली है जो नाभि के नीचे होती है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है, अगर वहां स्टोन बन गया तो ऊपर वाले जॉइंट पे आप कुल्थी की दाल लगाएंगे, रामबाण की तरीके से काम करेगा। इसको आप सामान्य उपचार मत समझिए। उपचार तो ये सामान्य है लेकिन प्रभाव विशेष है। उपचार सामान्य है लेकिन परिणाम विशेष है। हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की, हमारे मनीषियों की यही विशेषता थी कि अद्भुत गंभीर से गंभीर तकलीफों का उपचार उन्होंने बहुत सरलता से सूत्रों में, सूक्तियों में दे दिया। और हमारी असफलता ये थी कि हमने उस सरलता को पाखंड समझ लिया, उस सरलता के वैज्ञानिकों का को न समझ करके हम दवाओं की तरफ, अंग्रेजी दवाओं की तरफ भागे और उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। इस सरलतम उपचार का जादू आप देखिएगा, इसका आप प्रयोग करिएगा। अगला, ये 4 पॉइंट हमने आपको बताया, इस पे आप चक्र मैग्नेट लगाएंगे या सेम लगा सकते हैं या फिर आप राजमा लगा सकते हैं, काजू भी बांध सकते हैं, सफेद काजू जो खाते हैं ना हम लोग मेवा, उसको भी पेपर टेप से बांध सकते हैं और ये किडनी की सारी प्रॉब्लम को साथ-साथ स्टोन को भी छान करके साफ करेगा। तो आशा है आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ मिल गया। कुछ छोटे पॉइंट के भी प्रयोग होते हैं जो हाथ पे आप इसमें याद नहीं रख पाएँगे, हम आपको ग्रुप पे डाल देंगे, उसे आप देख करके छोटे बॉल मैग्नेट से या मेथी की सहायता से प्रयोग करिएगा। आशा है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत जानकारी, काम की जानकारी होगी। इसका आप स्वयं भी इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे और अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को भी कराएँगे। आज की भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई है आसन के साथ और इसका भी हम लोग जल्दी ही ग्रुप पर डाल देंगे। आप उसे दोबारा-तिबारा देख सकते हैं। अपने साथियों को, मित्रों को भी सजेस्ट कर सकते हैं देखने के लिए। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत-बहुत प्रणाम। सभी का बहुत-बहुत आभार। आइए एक बार गहरी साँस खींच करके दीर्घ स्वर में ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। सभी का बहुत-बहुत आभार।
आज की क्लास में अभी 7:30 बजने वाला है और हम फिर से आपका हैंड रेज लेने में असमर्थ हैं, इसलिए क्लास के समापन की आज्ञा चाहते हैं और इसी के साथ आप सभी को अनम्यूट करते हैं। सभी का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र सर। सर आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। जय सर जिनेंद्र बहुत सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत अच्छा बहुत लगा, बहुत आज की क्लास प्रणाम, बहुत ही अच्छी लगी सर। बहुत आभार, अच्छा लगा बहुत बहुत जिनेंद्र आभार, सर कौन सा पॉइंट बताया? धन्यवाद, हैप्पी टीचर्स डे सर। धन्यवाद, थैंक यू। एक निवेदन और है, प्लीज आपको अगर कोई भी चीज लग रही कि समझ में नहीं आई है, कोई भी चीज लग रही कि मिस हो गई है, कोई भी चीज थोड़ा कम क्लियर हुई है, तो आप ग्रुप पे जरूर लिख दें। ग्रुप पर लिखेंगे तो हो सकता है कि किसी और ने उसको कुछ और तरीके से समझा हो, आपके प्रश्न का उत्तर भेजा जाएगा तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज प्रश्न जरूर डालें। अगर आपने प्रश्न नहीं किया तो हमारा आपको बताना बेकार है, हम आपको समझिए समझा भी नहीं पाए, क्योंकि अगर हमने आपको समझाया है तो आपको जरूर आपके मन में प्रश्न उठा होगा। तो प्लीज प्रश्न जरूर डालें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बहना, जिनेंद्र। एक सूचना और है, एक सूचना और है, शाम को हम लोग केवल फीडबैक लेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इस मीटिंग का भी अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज शाम को ज्वाइन करिएगा, आपको उसका सारा उत्तर मिलेगा। शाम को योग से संबंधित सारे अनुभव, सारा एक्सपीरियंस आपका शेयर किया जाएगा और शाम को केवल 5-7 मिनट का हल्का सा वार्म अप करके, वार्म अप या थोड़ा सा मेडिटेशन करके फिर सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी का बहुत बहुत आभार सक्रियता से जुड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। और जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र बहना, बहुत बहुत प्रणाम, ये जय आपने जिनेंद्र, कौन सा पॉइंट बताया? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र बहुत बहना, बढ़िया बहुत जानकारी बहुत दी प्रणाम, आपने। बहुत बहुत प्रणाम बहना, जय जिनेंद्र। भैया आधी बीमारी तो आपकी कौन सा आपको पॉइंट देख के बताया? खत्म हो जाती है। लीडर थैंक का यू बहना, प्रभु सर कोविड में कौन से फ्रूट चलते हैं? जी। कोविड हुआ बहना आवाज स्पष्ट नहीं हो रही, प्लीज ग्रुप पे पूछें बहना, ग्रुप पे हम आपको सारा उत्तर देंगे। रमेश मौर्य जी, थैंक यू, आपको भी हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहना, थैंक यू, हैप्पी थैंक यू, थैंक यू सर, जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा प्रणाम, बताया आपने, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत प्रणाम। और अब इसी के साथ ही आज की क्लास को समाप्त करने की आज्ञा दें, आज की क्लास को समाप्त करने की आज्ञा दें। आदरणीय वर्षा दीदी और चारू दीदी की प्रेरणा से, उनके हेतु से यह जो कार्यक्रम शुरू हुआ अभी तक चल रहा है और आप लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग शुल्क जमा करते हैं तो कई कई महीने की जमा करते हैं। तो ये आपकी जो इच्छा है अंदर से, जो आपकी प्रेरणा है कि ये क्लास हम आगे, इसका मतलब आप और महीनों तक इसे लेना चाहते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार है। और जो लोगों को आप जोड़ रहे हैं, लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं। कुछ फोन ऐसे आते हैं कि वो योग की क्लास से नहीं जुड़े हैं, वो ग्रुप से भी नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप में से किसी साथी ने उन्हें बताया है और वो नाम लेते हैं कि हमको इन्होंने बताया है। और अब अभी हम कई लोगों का नाम नहीं लेना चाहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि उनका नाम लिया जा रहा है, हमारा नहीं लिया जा रहा है। तो और लिस्ट बहुत बड़ी है, तो लोग नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमको बताया और बहुत अच्छा है, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा आभार है आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरीके से योग का अभ्यास करते रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, लोगों को स्वस्थ बनाते रहिए, अपने पूर्वजों के, गुरुओं के इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में सक्रिय सहयोग हमारा करते रहिए। इसी आभार के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। फिर से अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम, जय हिंद।